हेलो बच्चों, हम लोगों का डेफर्ड टैक्स हो गया था। तो पिछले 3 एज से हम लोग एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, तो एक साथ लास्ट में कर लेंगे क्या, या अभी कर लें? अभी एज पढ़ लेते हैं सारा। सुनो, कोई बात नहीं। अभी जो हम लोगों को एज पढ़ना है वो एज 25। हाँ, इंटरव्यू आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा, इतना लगना नहीं चाहिए। और क्लास इस तरह से चलेगा कि अभी 2 से 3 1 घंटा क्लास लेंगे, 10 मिनट ब्रेक। 3:10 से 4:10 क्लास लेंगे, 10 मिनट ब्रेक। 4:20 से 5:20 क्लास लेंगे, क्लास खत्म। आज 5:30 तक हम छोड़ देंगे, ऐसा मेरे को लगता है। क्या हो गया? चेहरा उतर गया, आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगा ये सोच कर। कल का याद आ जाता है कि अच्छा, कल तो 5 मिनट खाली देरी हुआ, उसके लिए आप इतना सुना रहे हो? नहीं, एकदम नहीं। ये खत्म होते ही छोड़ देंगे, अगर और जल्दी हो जाएगा तो और जल्दी छोड़ देंगे। इंटेरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू एंट्रेंट है तुम्हारे सिलेबस में। पहले नहीं पढ़ाया जाता था, पहली बार पढ़ाएंगे, ठीक है। रेडी? बहुत 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 इजी, कुछ नहीं है। मतलब चैप्टर में भले नया है लेकिन कुछ नहीं है। मतलब जो आप अभी पढ़ के गए, डेफर्ड टैक्स, लीजेस, ईपीएस, उसका 15% है टोटल। 85 सस्ता है, मतलब समझ लो बात को। तो कोई झमेला नहीं है, खाली सुन लेना। बीच बीच में सोना मत, क्योंकि इसमें सुनना ही है। समझने में तो क्या है, सो भी जाओ तो फिर उठ के समझना है। इसमें तो मिस हो गया तो गया, ठीक है। सुनिए, फिनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है बैलेंस शीट P&L बना करके शेयर होल्डर को देना। जो एनुअल रिपोर्ट हम लोग बना करके शेयर होल्डर को देते हैं उसको फिनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है इंटरिम पीरियड में फिनेंशियल रिपोर्टिंग करना। तो इंटरिम पीरियड का मतलब होता है एनी पीरियड शॉर्टर देन 1 ईयर। एनी पीरियड, क्योंकि एनुअल फिनेंशियल रिपोर्टिंग तो हम लोग इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं। 6 महीना हो गया आज हम लोगों को। कब स्टार्ट किए थे क्लास? अगस्त छोड़ देना, अगस्त एंड हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हो ही गया पूरा 6 महीना। सिलेबस में इतना वक्त लगेगा थोड़ी मालूम था, बट लगा, ठीक है। आप पढ़े पूरा अच्छा से। तो वो जो हम लोग आज तक पढ़ते थे ना बेटा, वो एनुअल रिपोर्टिंग था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरली रिपोर्टिंग या हाफ ईयरली रिपोर्टिंग। तो आप पूछोगे सर एग्जैक्टली बताइए ना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग पढ़ेंगे या हाफ ईयरली पढ़ेंगे? आंसर इज दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। एनी पीरियड शॉर्टर देन 1 ईयर पॉसिबल है। तो सर फिर 2-2 महीना का 6 रिपोर्टिंग भी हो सकता है। बिल्कुल। 1-1 महीना का 12 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर अगर आप बोलेंगे 1-1 महीना का 12 या 2-2 महीना का 6, तो सर थोड़ा पागलपन नहीं है? आप खाली रिपोर्ट ही बनाते रहेंगे, बैलेंस शीट पीएल बनाएंगे, धंधा कब करेंगे? आंसर इज नहीं बनाएंगे बैलेंस शीट पीएल। तो सर फिर क्यों बोल रहे 2-2 महीना का 6 रिपोर्टिंग? मैं बोल रहा हूं पॉसिबल है, करना थोड़ी है, करना थोड़ी है, करना नहीं है। इवन ये एस जो बोलता वो भी नहीं करना है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? द आंसर इज ये ओनली एस ऐसा है
अगर याद आएगा तो मेरा पहला क्लास याद करना। ये ओनली एस ऐसा है जो आज तक मैंडेटरी नहीं हुआ। हेलो, पहला क्लास में जाइएगा, एज 25 हर जगह पे रहता था कि ये अप्लाई कहीं पर भी नहीं होता है। इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग का एएस किसी भी एंटिटी के लिए मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन सर हम लोग तो देखें लिस्टेड कंपनी लोग क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं। आप भी सर हमेशा बोलते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा ट्रेड करता हूं इन सब चीजों पे। तो सर वो तो करते हैं वो लोग तो रिपोर्ट, तो वो लोग जो करते हैं वो लोग एज 25 फॉलो नहीं करते। तो सर फिर कैसे रिपोर्टिंग करते हैं? उनके सेबी का रूल है, और सेबी का जो सेपरेट रूल है वो लोग उतना ही रिपोर्ट करते हैं जितना एज 25 बोलता है ना, उतना नहीं करते, इतना सा करते हैं, बस इतना सा। तो सर ये कितना सा बोलता है, ये इतना सा बोलता है, इसीलिए ये मैंडेटरी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत हार्श है। बट ठीक है, जो है हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त ये सुकून करो कि भाई आज के दिन किसी भी एंटिटी पे ये मैंडेटरीली एप्लीकेबल नहीं है। सिलेबस में नया आया है, एग्जाम में फुली एप्लीकेबल है। हेलो, एग्जाम में क्वेश्चन प्यार से आएगा, उस पर घबराना नहीं है, लेकिन कोई इसको फॉलो करता है तो द आंसर इज नो। तो कॉपी में ये 3 बातें पहले लिखो। रेडी? ए फिनेंशियल रिपोर्टिंग इजी, हाँ बहुत इजी। प्लीज सुन के फ्रस्ट्रेटेड मत होना कि इतना भी इजी कुछ हो सकता था क्या। तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है? तुम तो इतना स्ट्रॉन्ग पढ़ा ना, 19 कितना स्ट्रॉन्ग था, 20 था, 22, अभी तो लगातार ही मतलब हेल्दी चीज सब पढ़े। तो रिलैक्सेशन है, ये भी रिलैक्स्ड, 26 भी एकदम इजी, 29 भी इससे दुगना डिफिकल्ट, बट उससे 50% इजी। ओके, तो अगला 3-4 क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, ए फिनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ए पीरियड बोलो क्या? शॉर्टर देन 1 ईयर। सर ईगो पे था, लेस देन 1 ईयर बोल करके नहीं, शॉर्टर देन 1 ईयर लिखवाए। आंसर इज हाँ, shorter than 1 year is called interim financial reporting. Full stop. Surprisingly, this accounting standard has not specified the exact length of an interim period. Full stop. So it can be of any length. It can be what interim period can be of any length shorter than 1 year. कैसे क्लास को एंटरटेनिंग बनाएंगे बता? यही तरीका होगा। बच्चों ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? 1-1 महीना का 12 इंटरिम पीरियड हो सकता है? एस 25 के हिसाब से बोलो हाँ या ना, सेबी के हिसाब से ना। सेबी का क्लियर है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, सेबी का क्लियर है क्वार्टरली रिपोर्टिंग। इसका कुछ भी पॉसिबल है, 2-2 महीना का 6,
हो सकता है 3-3 महीना का 4, 4-4 महीना का 3, 6-6 महीना का 2, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी भी एज 25 को मैंडेटरी होना है लाइफ में, कभी भी फ्यूचर में, तो ये पीरियड स्पेसिफाई जरूर हो जाएगा। नहीं तो ये तो फिर पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा ना, कोई कुछ भी रिपोर्ट करेगा, फिर कंपेरेबिलिटी कहां से आएगा। तो ये अभी टू मच एम्बिग्विटी है। जब एज मैंडेटरी होगा, एम्बिग्विटी विल बी रिजॉल्व्ड, क्लैरिटी विल इमर्ज, डोंट गेट वरीड। अभी जैसा है वैसा पढ़ो, शिकायत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करता। और तुमको लिखना है कॉपी में, तो जो भी लिखना पड़े लिख देंगे, क्या दिक्कत है। हमको तो पढ़ना है जी, पढ़ के समझना है, ठीक है, जो रूल है हम लिख देंगे। 2 नंबर पैरा, SEBI has its own rules देखा बाद में, मैंने रूल बोला तेरा, उसके बाद में लिप रीडिंग किया, नहीं तो मैं लॉ बोलता, रेगुलेशन बोलता। SEBI has its own rules of interim reporting which are applicable only on listed companies सेबी का कोई भी रूल हो, लिस्टेड कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है ना। सेबी मेरी कंपनी पे तो रूल नहीं बना सकता ना, रूल उसको अलाउड नहीं, उसका अथॉरिटी लिस्टेड कंपनियों का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो जो लोग सिक्योरिटी मार्केट में इशू करेंगे उनके ऊपर ना रूल बनाएगा, फुल स्टॉप। इट रिक्वायर्स, इट यहां पे सेबी है, हाँ, इट रिक्वायर्स क्वार्टरली रिपोर्टिंग, full stop. Its rules are not same as AS25. समझे? इनके रूल AS25 के रूल सेम नहीं हैं, बहुत अलग हैं। ओके, हाउएवर अमाउंट कैलकुलेशंस, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट मतलब तुम्हारे एग्जाम के लिए है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, फाइनल एग्जाम में तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरा होता था। हाउएवर अमाउंट कैलकुलेशंस आर डन एज पर AS25। मीनिंग क्या समझे बताना। हाँ, दिखाएंगे 9 चीज जो सेबी बोला है, लेकिन अमाउंट जो निकलेगा ना, बिकॉज सेबी अमाउंट निकालने का रूल कैसे दे सकता है, इसकी क्या ताकत है उसकी। अकाउंट्स के फिगर को लेके तो इंस्टीट्यूट का मास्टरी है ना, तो वो बोला फिगर जो है वो AS25 का लेना होगा, लेकिन रिपोर्टिंग आप लोग सेबी जितना बोलता है उतना करना, इफ यू आर ए लिस्टेड कंपनी। अब लिखो नंबर 3, अब ढंग से सुनना है बेटा। हम जो तुम लोगों को पढ़ाएंगे पूरा 3 घंटा, इसमें हम क्वार्टरली रिपोर्टिंग को बेस बना के पढ़ाएंगे। इट कैन बी 2 महीना का 6 ठो, इट कैन बी 4 महीना का 3 ठो, पर हम 3 महीना का 4 ठो में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सेट होता है ना मेंटल सेटअप के साथ। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है तो हमारा बोलने में एक फ्लो रहेगा।
अब वो अगर एग्जाम में 2-2 महीना का 6 भी आएगा, तेरा फर्क नहीं पड़ता, तुमको उसी से आंसर करना है। हमको तो एक तो एग्जाम्पल लेके पढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्वार्टरली रिपोर्टिंग पढ़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन 6 मंथली रिपोर्टिंग का भी आता है। एज 25 है ना, इसमें तो कैसा भी पीरियड हो सकता है ना, कैसा भी पॉसिबल है, तो घबराना मत। एग्जाम्पल मेरा क्वार्टरली रिपोर्टिंग वाइज होगा, एप्लीकेबल तुम्हारी सिचुएशन में जैसा होगा तुम कर लेना। ओके बोल दे प्लीज। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, इंटरिम रिपोर्टिंग का जरूरत क्यों है? साल में तो हम रिपोर्ट करते ही हैं एक बार, तो वेट कर लो 1 साल का, फिर ले लेना रिपोर्ट। अरे बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, यही सब तो चाहिए, साल भर के बाद ले लेना। लोग बोलते 365 दिन इज ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं समझे बात को? लोगों का बस चले तो आज का रिपोर्टिंग आज करा ले। हम लोग जानकारियों के लिए इतने पागल रहते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए। अगर कोई स्टॉक मार्केट के प्लेयर को पूछोगे, जैसे मैंने जैसे ही बोला 365 दिन का करा लो, उसका मुंडी पहले हिला ना, मार्केट का प्लेयर है। तुम लोग उतना फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, पर उसको पढ़ रहा है, क्योंकि ही नीड्स इंफॉर्मेशन which helps him in taking decisions about his investments. So we need information fast. 1 month is 1 year is too big a period of time. तो इसलिए इंटरिम रिपोर्टिंग की जरूरत महसूस हुई कि भाई 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, क्वार्टरली छोटा 6 महीना का 2 महीना का 6, ऐसा कुछ करिए ताकि थोड़ा फास्टर रिपोर्टिंग हो सके और लोगों के इंफॉर्मेशनल नीड को पूरा किया जा सके। डन। पॉइंट नंबर 3 में लिखो, इंटरिम रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा बच्चों, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम बताओ, फाइनल वाले 4 बताओ, इंटर वाले। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स ऑन अकाउंट, ये इंटर वाले 4 हो गए। फाइनल में आ गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये फाइनल में। इंटर में हम लोग को 4 ही पढ़ाया जाता है। हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखे क्लास में, पीएल सीखे, कैश फ्लो सीखे, और नोट्स भी रोज ही बनाते हैं। हर चैप्टर में नोट्स तो बनाते ही हैं हम लोग। तो वी हैड लर्नड आवर पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, लिखो, इंटरिम फिनेंशियल स्टेट या इंटरिम रिपोर्ट्स कैन बी, ए में लिखना क्या लिखा? कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉन्डेंस्ड सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, ये दोनों, एक मिनट उसको रेडी हो जाने दे, बात कर ले पक्का। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ऐसा क्या है, कर सकते हैं ना वेट। एज 25 को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, सुनिए ना, मैं फिर से बोलता हूं कि ये दोनों में से ना, अच्छा पहले तो एज 25 ही वो लोग फॉलो करेंगे जो लोग ऑप्ट करेंगे कि हमको एज 25 फॉलो करना है।
तो ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोला कंपनी को ये करना है, तो तुम बोलो सर करना तो जरूरी नहीं, ये बोलना मत। कंपनी ने ऑप्ट किया है कि कंपनी ये करना चाहता है, तभी तो पढ़ेंगे ना, तो मना कर दो बोलो ऑप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक ना। सुनो, तो ये ईदर ऑफ द टू है। अगर आपका मन करे आपको कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो वो बना दो, नहीं तो हम लोग आपको कंडेंस्ड सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट अलाउ करते हैं। अब आप लोग सर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट तो हम लोग जानते हैं, हम लोग तो कंप्लीट वाला ही बनाए हैं ना आज तक अपनी क्लास में। आंसर इज यस। हाँ बेटा वही वाला, शेड्यूल 3 वाला ना सर। हाँ सर, एस फॉलो करके ना सर। हाँ सर, नोट्स ऑन अकाउंट्स के साथ वाला ना सर। हाँ सर, वो 2 और 7 आइटम पीएल वाला। हाँ सर, 3, 4, 4, 5, 6 वाला बैलेंस शीट वाला ना सर। हाँ एक्चुअली एक लाइन में ये पैरा है बेटा, ये खत्म करूंगा, ये दोबारा कभी जिक्र में नहीं आएगा। तो एक लाइन को खाली 2-3 लाइन बना रहा हूं और कुछ नहीं। तो अगर कोई एंटिटी इसको ऑप्ट करता है तो वो जितना बल्कि और जितना लेंदी एनुअल फिनेंशियल रिपोर्ट बनाता था उतना ही बल्कि और लेंदी इंटरिम रिपोर्ट भी बनाएगा। बैलेंस शीट पूरा नोट्स के साथ, पीएल पूरा नोट्स के साथ, कैश फ्लो पूरा नोट्स के साथ, नोट्स पूरा नोट्स के साथ। सब उसको सब कुछ बनाना है मेरे बच्चे, एवरीथिंग। अब तुम सोचो एनुअल रिपोर्ट बनाना, अब जो एनुअल रिपोर्ट बार बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, क्या वो लेंदी, क्लमजी, एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है कि नहीं है? वो एनुअल करते हैं तो ही तकलीफ होता है, उसको क्वार्टरली करेंगे तो कितना एक्सपेंस कंपनी बियर करेगी भाई, नहीं कर सकती। तो कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के तो पैराग्राफ को ही होना नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हो ये वाला ऑप्शन रे बाबा, कौन फॉलो करेगा? तो मेरे को पूरा विश्वास है जब एज 25 मैंडेटरी होगा ये ऑप्शन ही खत्म कर देगा, वो लोग खुद ही डिलीबरेट करेगा, डिस्कशन करेगा, बोला हटाओ इसको, कौन बनाएगा भाई, ऑप्शन ही देने गया है कि नहीं? 4 नंबर में लिखो, इफ एन एंटिटी prepares complete set of financial statements in its interim report, comma, the form and content, फॉर्म एंड कंटेंट मतलब हाँ फॉर्मेट पूरा, इक्विटी लाइबिलिटी वैसे ही लिखना, असेट को नीचे लिखना, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम ऊपर, पूरा वैसे ही। द फॉर्म एंड कंटेंट शुड बी सेम। सेम विथ व्हाट? यस, एज एप्लीकेबल to annual financial statements। बस इस पे और जिक्र कभी नहीं होगा। आज पहली बार और आखिरी बार हम इसको पढ़ाए और बोल दिए। एंड क्यों ये डिफिकल्ट टू अडॉप्ट है आपको समझ में आ रहा है। आदमी खाली रिपोर्टिंग करेगा, बिजनेस करेगा? यार रिपोर्टिंग हमेशा कमजोर चीज है रे बाबा, बिजनेस है तब रिपोर्टिंग है। तो बिजनेस करने पे फोकस करना है ना कि रिपोर्टिंग करने पे। रिपोर्टिंग करेंगे, हमने पब्लिक का पैसा लिया है, पर ऐसा भी नहीं कि ऐसा रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, अब लिखो 4, 5। इंटरिम छोटा पीरियड, जैसे तुम लोग का इंटरिम एग्जाम होता है, जो सेमेस्टर्स होते हैं 3-3 महीना में जो पेपर होते हैं, उसको इंटरिम एग्जाम बोलते हैं। जैसे इंटरिम डिविडेंड होता है, 2 रुपए 3 रुपए छोटा सा दे दो एक बार।
लिखो, कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई कंडेंस्ड वाला ऑप्ट करता है तो, वैसे मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, कोई ऑप्ट बिल्कुल भी ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि ये किसी के लिए भी मैंडेटरी। अच्छा, ये मैं लिखाया नहीं हूं बेटा ऊपर में, ये मेरे को लिखा देना चाहिए था। मैं बोला बहुत देर तक इसके बारे में, लेकिन लिखाते वक्त शायद हम कहां से लिखाए बोलो तो, नहीं, हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिए, माने वो बताए नहीं कि किसी पे एप्लीकेबल नहीं, लेकिन वो किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हम ना फर्स्ट क्लास में बताए हैं। जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक चैप्टर कराए थे, आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, एज का लिस्ट के बाद, हाँ, उसमें वो 4 लेवल होता है कंपनियों का, आई मीन कॉर्पोरेट में 2 होता है, इंडिविजुअल लोगों में, उसमें आपको ये चीज बताए हैं हम। हाँ, तो वहां से बोरो कर लेना, यहां लिखना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चलो, क्या लिखा, इंक्लूड आप गेस कर सकते हो हम क्या लिखाने वाले हैं, कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड P&L, कंडेंस्ड कैश फ्लो। अब रुक जाओ, सेलेक्टेड नोट्स, क्या बोला, सेलेक्टेड के साथ एक वर्ड और चिपका देना, सेलेक्टेड एक्सप्लानेटरी नोट्स। और ईगो पे मत लेना, इजी है, खाली सुनना है, सुनते ही दिमाग में घुस जाएगा। बोलो, कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L, condensed cash flow statement, selected explanatory notes, लेकिन ये अच्छा किया, सारा एस डाल दिया ना इंटर में, अच्छा किया। मैंने आई एम पर्सनली हैप्पी कि बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं इसी एज में, कि भाई कम से कम एज बेस्ड वाला फिनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने के लायक बने। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो जो इंटर पढ़े फिर छोड़ दिए पढ़ाई, फाइनल नहीं पढ़ पाए कोई भी कारण से, तो कम से कम इतने तो प्रिपेयर्ड हैं कि एक छोटी कंपनी का तो बैलेंस शीट बना दें, लिस्टेड का छोड़ो, उस पर तो पूरा प्रिपरेशन करवा दो उनका, इवन इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। तो वो चीज अच्छा हुआ, सिलेबस में एक लेवल का प्रिपरेशन को फुल्ली कंप्लीट करवा दिया, दैट्स गुड। हम लोग का मेहनत थोड़ा बढ़ गया, फीस थोड़ा कम हो गया क्योंकि एक पेपर हो गया, और मेहनत ऑलमोस्ट उतना ही है, नहीं समझे, बट स्टिल इट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, इट इज गुड। लिखो नंबर 6। इस 3 का मतलब क्या है सुन लेना, 3 का मतलब एक लाइन में ही है, एक लाइन बोलेंगे हम, एक पैरा छोटा सा, वो इसके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, समझे। मिनिमम में हेडिंग और सब हेडिंग बताना है, क्या बोला, मिनिमम में हेडिंग और सब हेडिंग बताना है, डिटेलिंग का जरूरत नहीं है। हो गया लाइन कंप्लीट। तो सर कंडेंस का मतलब क्या हुआ, छोटा फॉर्मेट में छोटा करके बना दो, पर छुपाओ मत कुछ भी। सर छोटा करके बनाएंगे और कुछ भी नहीं छुपाएंगे, मतलब ये कि जैसे नॉन करेंट असेट लिखते हो तो लिखो, नॉन करेंट असेट हेडिंग हो गया, अब उसका सब हेडिंग हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हेलो, तो वो हमको चाहिए। तो सर आप फिर यही बोल दीजिए कि बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज दे दो, क्योंकि बैलेंस शीट में होता क्या, हेडिंग और सब हेडिंग ही तो होती है, P&L में भी हेडिंग और सब हेडिंग ही तो होता है। तो सर आप ये बोले ना कि पहला वाला पेज दे दीजिए, 1 मिनट।
आप यही बोल दीजिए, एक पेज दे दीजिए हम लोग को, पहला पेज बैलेंस शीट, पहला पेज पीएल, पहला पेज कैश फ्लो, उसका डिटेल में जो नोट्स देते हैं 40, 50, 70 पेज का, वो मत दीजिए, उसका सिलेक्टेड नोट जो मांगेंगे वो दे दीजिएगा। आप एकदम एग्जैक्टली सही समझ रहे हो, हम लोग को वही चाहिए, हम लोग को वही चाहिए, लेकिन हम लोग ये लिख नहीं पाएंगे। तो सर लिखेंगे कैसे? लिखो, लिखो कंडेंस्ड पी एंड एल कॉमा बैलेंस शीट कॉमा कैश फ्लो will include at the minimum headings and subheadings. हेडिंग मतलब मेन आइटम, सब हेडिंग मतलब उसके अंदर का आइटम। Headings and subheadings that were necessary in annual reports. That were की जगह that are कर दो ना, that are कर दो, हाँ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लिखा रहा हूं ना। that are necessary in annual reports। तो एनुअल रिपोर्ट में रेडी हो जाओ। एनुअल रिपोर्ट में जैसे बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में आप 3 हेड दिखाते हो, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट, नहीं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये 3 हेड हो गया। इक्विटी के अंदर में जिसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं उसमें 3 सब हेड है तुम्हारे, नहीं समझे? नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 सब हेड है, करेंट में 4 हैं, है ना? तो हमको हेडिंग और सब हेडिंग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सब हेडिंग के अंदर भी जो सब हेडिंग है वो भले आप मत भी दिखाओ, पर हेडिंग एंड सब हेडिंग मिनिमम से तो मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे हमारा नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग बच्चों को यही एडवाइस करते कि इसका मतलब तुम ये समझ ले कि बैलेंस शीट पूरा चाहिए, पीएल पूरा चाहिए, कैश फ्लो पूरा चाहिए, नोट्स ऑन अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेलेक्टेड 10 ठो नोट है, गिनती का 10 ठो नोट है, वो 10 ठो नोट लाइन बाय लाइन लिखना है, बस वो बना के दे दो। तो सर फिर कुल मिला के 4 पेज का हो गया। अगर कोई कंडेंस स्टेटमेंट बना करके देगा तो 4 पेज में काम हो जाएगा। आंसर इज टू अ लार्ज एक्सटेंट यस। अगर आप कंडेंस स्टेटमेंट बना करके देना चाहते हो तो 4 पेज में तेरा काम हो जाएगा। अब लिखो नंबर 7। बोलूं? 2 स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ईपीएस को लेके और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके स्पेशल है। सर मतलब एक्चुअली ईपीएस एक प्रेजेंटेशन का एएस है, ईपीएस कोई अकाउंटिंग का एएस नहीं है। आप ये वाला एएस पढ़ के कोई जर्नल करना सीखे, बैलेंस शीट बनाना सीखे, पीएल बनाना सीखे, क्या सीखे? ईपीएस निकालना सीखे। बोलो, इसको पढ़े तो सर हम लोग AS20 पढ़ के ईपीएस निकालना सीखे ना, और उसको फिर पीएनएल के फेस पे प्रेजेंट कर देते थे, है कि नहीं? तो क्योंकि ये अकाउंटिंग का एएस नहीं है, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो बनाने का इसमें जरूरत नहीं है, माने इसमें कोई जर्नल हम नहीं सिखाते। AS25 ने बोला, AS25 ने कि जब जब पीएल बनेगा ईपीएस उनको चाहिए। हाँ मतलब जैसे जैसे तुम बोलोगे ना नोट्स तो चाहिए ही नहीं, तो ईपीएस भी तो नोट्स के जैसा चीज है। अरे भाई ईपीएस भी है तो नोट्स के जैसा चीज है, कि इंफॉर्मेशन तो बता रहे हो।
और वो भी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अर्निंग पर शेयर, नहीं तो अर्निंग तो पीएल से देख ही सकता आदमी, पर शेयर ना नहीं निकाला हुआ है। तो AS25 ने बोला नहीं, ईपीएस तो हमको चाहिए। और एक चीज उन्होंने जिद किया, ये भी उनको चाहिए कि भाई अगर आप होल्डिंग कंपनी पेरेंट हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप वेंचरर हैं, तो इंटरिम रिपोर्ट में भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जाना चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट में भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जाना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर स्टैंड अलोन तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर कंसोलिडेटेड तो एक्स्ट्रा होता है ना, मेरा अपना इज स्टैंड अलोन और मेरा बच्चा का मिला के इज कंसोलिडेटेड, तो सर फिर दो बैलेंस शीट बना करके देना होगा इनको। आंसर इज हाँ। तो सर फिर 8 पेज बोलिए, ऐसे बढ़ते बढ़ते 20-25 पेज हो जाएगा। नहीं समझे? और अभी तो ऐसे खोलेंगे ना जब इसका फाइनल पिटारा, तो इतना सारा मुर्गी का बकरी का बच्चा लोग भागेगा ना इधर उधर, कि आपको लगे ऐसा लगे काहे को दिया, ये कोई नहीं करेगा, मर जाएगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। लिखो। तो 2 स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या था? ईपीएस इनको चाहिए ही चाहिए और सीएफएस इनको चाहिए ही चाहिए। तो स्टैंड अलोन तो चाहिए ही, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं ये। यहां लिखो, अर्निंग पर शेयर both basic and diluted must be computed and presented must be with interim period profit and loss statement. आठ नंबर, if annual financial statements includes, क्या लिखा? If annual financial statements include consolidated financial statements, then interim report should also repeat karo, then interim report should also include consolidated financial statements. हो गया? बेस बिल्डिंग वाला काम हो गया। अब थोड़ा एडवांस लेवल का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, 20-25 मिनट अभी और पढ़ाएंगे, फिर पहला ब्रेक लेंगे। इजी लग रहा ना? एकदम इजी, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। सुन लोगे, अगर सोओगे नहीं, सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल है, झमेला है ही नहीं। कल वो चला एक तो पढ़े, वो लास्ट वाला सम, हॉलीडे वाला, उससे बढ़िया चला हॉलीडे ले जाने सच्ची का। इधर आ। अब भाई ये पूरा एस उस एक सम के बराबर नहीं है। अब सुनिए बच्चों, हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा हूं मैं। पहला बात कि जब आप 4-5 तो बात बोलूंगा, फिर एक साथ लिखाएंगे। जब आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं ना,
तो एक वक्त आता है जो हम लोग चौथा क्वार्टर बोलते हैं, लास्ट वाला, जनवरी फरवरी मार्च वाला। उसके अंदर क्या खास बात है बोलो तो? ईयर एंड आता है उसमें। थैंक यू। तो उस वक्त आप क्या करने वाले हो? एनुअल रिपोर्टिंग करने वाले हो। तो जाओ, हमने आपको एग्जेम्प्ट कर दिया। बोला अबे तू पूरा ही एग्जेम्प्टेड है। हेलो, तू पूरा ही एग्जेम्प्टेड है, तू हम लोग को क्या एग्जेम्प्ट करेगा? तुमको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। सर बार बार क्यों छेड़ते ये वाला बात? लिखो। नहीं, इसको एक साथ पहले 4-5 बात बोल देते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे। सिंपल सिंपल बातें हैं, थोड़ा एडवांस लेवल है बट बातें अच्छी है, इजी है। तो मैं इसे सर्कल कर देता हूं ताकि याद रहे कि हमको ये बात लिखाना है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला देखिए, जब आप कोई अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ना, कोई भी अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट निकालने के लिए पॉलिसी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह चाहिए। आज सेल, रेवेन्यू, खर्चा, बुकिंग, इन्वेंट्री, पलना डिमका, जो भी कुछ सारा चीज तो चाहिए जी। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, भले कंडेंस्ड वाला बना रहे हो पर बना तो पूरा रहे हो, ताम झाम तो पूरा है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा है। अब डेप्रीसिएशन बिना निकाले डेप्रीसिएशन थोड़ी आ जाएगा, निकालना तो। अब इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री तो चाहिए, वहां पे क्लोजिंग की स्टॉक तो लिखना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो मेजर भी करना होगा, AS2 फॉलो करना होगा। बोलो हाँ। तो ताम झाम पूरा चाहिए, मतलब कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज, थैंक यू, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरा वर्ड, माने मैं वर्ड ढूंढ रहा था, तुमने बोल दिया। कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। खाली इनकम टैक्स वगैरह का जो कैलकुलेशन है, 1-2 जगह पे थोड़ा सा ये लोग बात बताएगा आपको, जो आपको लगेगा हाँ यार ये तो करना ही पड़ेगा, हाँ यार ये तो ठीक ही तो बोल रहा है, तो कुछ कुछ बात हम एक्स्ट्रा बोलेंगे। अदरवाइज कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो आप एनुअल अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके जैसे आप अमाउंट निकालते हो ना एनुअल रिपोर्ट के लिए, वैसे इंटरिम रिपोर्ट के लिए भी अमाउंट निकालने के लिए सारी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब आया तीसरा बात कि जब आप सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्टिंग करोगे ना, किसका? सेकेंड क्वार्टर का, तो हम लोग आपको एक आइडिया दे रहे हैं, प्लीज सुनना। AS25 बोल रहा है सेकेंड का करते वक्त, थर्ड का करते वक्त, और अगर आप फोर्थ का करते हो, ऑल्दो यू आर एग्जेम्प्टेड, बट मान लो आपको फोर्थ का करने का मन है, तो बोला अगर आप ये चीज करते हो ना, तो हमारा एक बहुत एडवाइस सुंदर है और हम बहुत पसंद करते हैं इस एडवाइस को। बोला हमारा एक एडवाइस है, बोला कि सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर का जो डेटा पैदा हो रहा है वो तो लिखना ही है, वो तो लिखना ही है। आप एक कॉन्सेप्ट फॉलो करो, ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? YTD कॉन्सेप्ट। मैंने कभी YTD वर्ड यूज किया कि नहीं मालूम नहीं क्लास में। ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट अगर मैंने यूज नहीं किया तो मैंने ये वर्ड यूज किया होगा, क्यूमुलेटिव अप्रोच। जरूर किए होंगे रे बाबा, AS7 पढ़ाए हैं तो, AS7 तो पढ़े हो, उसमें क्यूमुलेटिव अप्रोच ही तो लगता है। तो सर ये क्यूमुलेटिव अप्रोच की कहानी क्या है? ये कहानी है, मैं AS7 वाला बात एक बार याद दिलाता हूं, थोड़ा सा आपको घूम करके वो याद आएगा, नहीं भी याद आएगा तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं। AS7 का कहानी क्या था? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, ये वर्ड अब याद आएगा। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में एक साथ सेकेंड ईयर में 2 साल का खर्चा लेते थे, और 2 साल का खर्चा माइनस फर्स्ट ईयर का खर्चा इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का खर्चा। 2 साल का रेवेन्यू एक साथ निकालते थे 80%, माइनस जो 30% वाला पिछला साल लिख लिए थे उसको माइनस करके लिखते थे सेकेंड ईयर का रेवेन्यू, याद है? उसको बोलते YTD कॉन्सेप्ट। समझे? हम लोग क्यूमुलेटिव अप्रोच वर्ड यूज किए होंगे मेरा AS7 का कॉपी में।
उसको ईयर टू डेट अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, किसी के पास है A7 का कॉपी? नहीं है? उस बच्ची के पास है, रुकिए, वो बच्ची निकाल रही है। छोड़ दीजिए, बहुत टाइम लग रहा है, छोड़ दीजिए। मिला? नहीं मिला, छोड़ दीजिए। लीव लीव बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों आपको याद तो आया ना, और यहां तो करेंगे ना कैलकुलेट, का है चिंता। हाँ सुनिए, तो उन्होंने क्या बोला ना बेटा प्यार से, उन्होंने बोला कि जब आप सेकेंड क्वार्टर का पीएल बनाए ना, तो आप ये चीज जरूर करना कि सेकेंड क्वार्टर में सीधे 6-6 महीना का डेटा कैलकुलेट करना। क्योंकि सेकेंड क्वार्टर की प्रॉब्लम क्या, साला वो बीच में चालू हो रहा है, बीच में खत्म हो रहा है। तो आप ऐसा करना कि जो अप्रैल में चालू हो और सितंबर में कंप्लीट हो। हेलो, इसका डेटा कैलकुलेट करो, और जो पहला क्वार्टर का जो डेटा तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रिपोर्ट भी कर दिया है, उसको लेस कर दो, तो आपको सेकेंड क्वार्टर का डेटा मिल जाएगा। उससे क्या है कि बाई चांस पहला क्वार्टर में तुमसे कुछ छूट भी गया हो, तो सेकेंड क्वार्टर में वो रिकवर हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, मिस्टेक धुल जाएगा, दाग साफ हो जाएंगे। और क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्टिंग करोगे ना यार, गंदा है ना। एनुअल रिपोर्टिंग में आपके पास 12 महीने का वक्त है, आपका एक फ्रेम सेटअप हो गया है, आप एक पैटर्न पे चलते हो पूरा, हम ऐसा करते आए हैं। क्वार्टरली रिपोर्टिंग तो चलो धन धन, एक तो रिपोर्टिंग खत्म किया, दूसरा वाला आ गया। तो उसमें बोला ये वाला काम करो, ये काम बड़ा ही हेल्दी है और बड़ा ही लॉजिकल है। ये करने से पिछला क्वार्टर में जो कुछ छूट छाट गया होगा वो कवर हो जाएगा। फिर उन्होंने एक बात बोला फोर्थ क्वार्टर का क्योंकि आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, अगर नहीं करते हो, आपसे एग्जम्पशन है, अगर नहीं करते हो और आपको पता चलता है कि फोर्थ क्वार्टर में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ है जिसको बताना जरूरी है। भाई आप फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्टिंग तो कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें कुछ तो हमको बताना जरूरी है, तो आप एनुअल रिपोर्ट में लास्ट में एक नोट बना दो। एनुअल रिपोर्ट तो दोगे ही, उसमें आप उसका डिटेल फर्निश कर दो। कोई भी सिग्निफिकेंट अपडेट आपके यहां पे अगर हुआ और आपको लगता है नहीं ये मुझे क्वार्टर बेसिस पे बताना चाहिए था, तो ये बता दो। इज इट ओके? ये 4 पैरा बना लो। नाइन नंबर, हाँ, एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड to present the interim report for its last interim period. Full stop. This is so because the entity, comma, because नहीं because का comma नहीं, because the entity is required to present annual financial statements at this point of time.
इजी नंबर 10. ये वाला, हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला. दी amount of assets, liabilities, incomes, expenses and cash flows the amounts of assets, liabilities, incomes, expenses and cash flows. इसमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त. सोचिए क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो एनुअल फिनोमिना है, इनकम टैक्स तो क्वार्टरली फिनोमिना नहीं है. सोच के देखो, वो तो करेंट ईयर, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फलना ढिंक ब्रह्मांड है ना. वो तो पूरा बनाया ही एनुअल के हिसाब से गया है. तो हमको क्वार्टरली टैक्स कैलकुलेशन करना कैसे पड़ेगा? आप समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं? तो उसके लिए इन्होंने एक पूरा गाइडेंस दिया अलग से, एकदम सेपरेट गाइडेंस नोट. वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. ठीक है, लिखो क्या लिखे अभी. The amounts of assets, liabilities, incomes, expenses and cash flows are required to be measured as are normally measured in annual reports. Full stop. So basically there is क्या लिखा? So basically there is no relaxation in measurement and recognition. नोट्स में हम खुला छूट दे देंगे, नहीं समझे बात को? नोट्स में हम खुला छूट दे देंगे, लेकिन अमाउंट निकालने में आपको गलती कराने कैसे दे देंगे? क्योंकि हम लोग को अमाउंट ही तो चाहिए रे बाबा. करेक्ट करेक्ट. हम लोग को प्रॉफिट आपका करेक्ट चाहिए. आप कुछ भी प्रेजेंट कर दोगे थोड़ी चलेगा मेरे को. आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर मत करो, चलो ठीक है. आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप सेगमेंट रिपोर्टिंग को काट दो, थोड़ा कम बेसी कर दो, चलेगा. लेकिन आप पीएल का रॉन्ग फिगर थोड़ी दे दोगे. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो उसमें हमको कोई कम, और इनकम को एक्सपेंस थोड़ी बोल दोगे. तो रिकॉग्निशन में और मेजरमेंट में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. बाकी नोट्स वोट्स में आपसे जो कॉम्प्रोमाइज बन पड़ेगा हम लोग करेंगे. ओके, नेक्स्ट ये वाला, हाँ, YTD कॉन्सेप्ट लिखो. फॉर कंप्यूटिंग द डेटा in second and subsequent quarters in second and subsequent quarters, कॉमा करके लिखो. We have to follow क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखना ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट. YTD बोलते हैं हम लोग. फुल स्टॉप. इन दिस वी कंप्यूट से, कोई एक नाम लेके बोल रहा हूं, एक नाम लेके, से
depreciation for 6 months, and deduct depreciation for 3 months. First 3 month लिखना ना प्लीज. Depreciation for first 3 months. First 3 months to find the depreciation for second quarter. भाई हम ठीक से लिखाए हैं, तुम थोड़ा इज्जत से इसको पढ़ ले. थोड़ा बहुत जो भी वर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है प्लीज डू दैट एंड देयर. ये कर लो ना प्लीज. बोलो मैंने क्या बोला. जैसे डेप्रिसिएशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया, सेल्स, एक्सपेंस, कोई भी चीज. असेट में मत बोलना कि 6 महीना का असेट निकाल दिया, 3 महीना का माइनस कर दिया, पटक देंगे भाई. जीरो आ जाएगा, जीरो नेगेटिव आ जाएगा भाई, नेगेटिव. लैंड एंड बिल्डिंग नेगेटिव, समझे. इसीलिए मैंने बोला, मतलब आप संभालना उस. प्लीज प्लीज टाइम मत वेस्ट करो. अच्छा है, मतलब घटिया एस नहीं है, हल्का है और इजीली समझ में आएगा. तो जो भी डेटा पीरियड वाला डेटा होता है ना, पीएल में आता है, कैश फ्लो में आता है, उसमें 6 महीना का निकाल लो, 3 महीना का माइनस कर दो. 9 महीना का निकाल लो, पहला 2 क्वार्टर माइनस कर दो. 12 महीना का निकाल लो, 3 क्वार्टर माइनस कर दो, 4th क्वार्टर का आ जाएगा. ऑल्दो 4th क्वार्टर हम लोग बनाएंगे नहीं, बट फिर भी YTD कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं. 13 नंबर, 12 नंबर, ये वाला. इफ एन एंटिटी is not preparing interim report for last interim period, interim report for last interim period, then मत करो, देन थोड़ा देर बाद लाएंगे. एंड देयर इज एनी सिग्निफिकेंट अपडेट, जिसको बताना जरूरी है. देयर इज एनी इन द 4th क्वार्टर. अब हम 4th क्वार्टर का रिपोर्ट तो बना नहीं रहे और कुछ तो सिग्निफिकेंट हुआ है, देन दैट शुड बी फर्निश्ड. then that should be furnished in the annual report as an additional note. As an additional note. 11 नंबर, 13 नंबर, सॉरी बच्चों. ये जो बात बोलूंगा ना, ये बात और एक छोटा सा बात बोल करके हम लोग ब्रेक पे चलेंगे. बहुत चीज पढ़ ली है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली हम लोग आगे चले गए. हमको नहीं लगता था कि 1 घंटे में हम इतना कुछ पढ़ा पाएंगे. 2 बात आपको बोल के क्लोज करता हूं. एक है कि जब तक तुम कन्विंस्ड नहीं, एंटिटी को बोल रहा है एज 25, एंटिटी को बोला, जब तक तुम कन्विंस्ड नहीं है कि ये एक्सपेंस का कोई पोर्शन डेफर होना चाहिए और 2nd क्वार्टर में लिखा जाना चाहिए थोड़ा सा हिस्सा. मान लो कोई एक्सपेंस इनकर हुआ, तो जिस एक्सपेंस में इनकर हुआ उसी जिस क्वार्टर में इनकर, सॉरी फिर से बोलता हूं, मान लो कोई एक्सपेंस इनकर हुआ, तो वो जिस क्वार्टर में इनकर हुआ उस क्वार्टर में ही डेबिट होना चाहिए. पर साले कुछ कुछ एक्सपेंस का नेचर ऐसा होता है कि वो एनुअल है, वो एनुअल है, तो क्या करोगे.
उस वक्त तो बोलोगे ना, नहीं इसका तो ये वाला पोर्शन यार इस क्वार्टर का है ही नहीं, और जो इस क्वार्टर का ही नहीं हम कैसे डाल दें जी इस क्वार्टर में, जस्ट बिकॉज कि वो पे इस क्वार्टर में हुआ है या अक्रू हुआ है तो हम डाल दें। नहीं ना डाल सकते। अदरवाइज जो एक्सपेंस जिस क्वार्टर में हुआ उसी क्वार्टर में लिखो, जो इनकम जिस क्वार्टर में हुआ उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करो। जो नॉर्मल होता है ना अक्रूवल कॉन्सेप्ट वही फॉलो करो। पर तुमको अच्छे से मालूम है नहीं बाबा ये पूरे साल का है, तब तो उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा ना। बोलो हाँ। अब तुम डेप्रीसिएशन निकालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 20% करके इंटू 1/4 तो करोगे ना। बोलो ना हाँ या ना। थोड़ी 20% करके छोड़ दोगे, क्योंकि साला वो डेप्रीसिएशन तो एनुअल डेटा है ना यार। तो हम लोग ये बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है, क्या है, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है, तो उसको तो 4 क्वार्टर में डिवाइड करोगे ना। अब रेंट है, मैं इसका प्रॉपर्टी पे भाड़े पे रहता हूं और ये मेरे से एक साथ ले लिया 2,40,000 20,000 पर मंथ 12 महीना का, 2,40,000 ले लिया, हम पे भी कर दिए, तो थोड़ी फर्स्ट क्वार्टर में डेबिट कर देंगे, पूरा स्प्रेड करेंगे ना। तो हम ये बोल रहे हैं स्प्रेड मत करना अनटिल तुम कन्विंस्ड है कि स्प्रेड करना ही जरूरी है। मतलब हम थोड़ी बोल रहे स्प्रेड मत करो। हाँ तुमको लगता है कि ये स्प्रेड होना चाहिए तो स्प्रेड करो, जो नहीं होना चाहिए स्प्रेड मत करो। सर लोग कैसे कैसे स्प्रेड कर देते हैं, सुन मैं बताता हूं ये क्वेश्चन क्यों बना और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आया, इसके ऊपर हम इतना देर से बात क्यों कर रहे हैं। सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात नहीं इसे S25 में। ये बात हुआ कि मेरा क्वार्टरली सेल्स, ब्यूटीफुल टॉपिक, मैंने आपको मेरा पहला वाला 1.5 मिनट, अभी जो 1.5 मिनट मैंने लिया, उस डिस्कशन को सुन के लगेगा कि अरे हल्का बात है यार, नॉर्मल तो बोला आदमी, पर उस नॉर्मल में स्ट्रेंथ कहां पे है वो आपको अभी दिखाई देगा। मान लो मेरा क्वार्टरली सेल ऐसा है 100, 400 और 400, ये सेल्स है, क्वार्टरली है, और ये मेरा सैलरी है। तो मेरे मन में ये आया कि भाई सैलरी तो 160 है, ये तो पूरे साल के सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे तो 1/12 ही सेल है, तो फिर ये जो सैलरी मेरी 160 है, क्यों ना इसका भी 1/12 निकाल लूं। कर तो अमाउंट तो कर तो 160 इंटू 1/12 13.33, और 13.33 ही इस क्वार्टर में डेबिट करूं, बाकी 26.67 को इस क्वार्टर में ठेल दूं, क्योंकि इस क्वार्टर में सेल ज्यादा है तो इसको खर्चा का भी बुकिंग ज्यादा लेना चाहिए। लॉजिक समझे? तो जो आदमी बोल रहा है वो भी पूरा पगलेट आदमी नहीं है। सोच रहे हो क्या बोल रहा है? अब क्वार्टरली सेल तो होता है ना किसी किसी बिजनेस में, जब 3rd और 4th क्वार्टर में ज्यादा सेल आता है, 1st एंड 2nd में ज्यादा सेल आता है, तो क्या एक्सपेंस को भी उस तरह से डिवाइड कर दें? इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, बोला देखिए वेरिएबल एक्सपेंस तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस तो सेल के हिसाब से ही वेरी करता है, पर हम फिक्स्ड एक्सपेंस को सेल्स के हिसाब से आप अगर बोलोगे हम स्प्रेड करेंगे, करने नहीं देंगे। जिस क्वार्टर में अक्रू हुआ है उसी क्वार्टर में डेबिट करिए। हाँ आप कन्विंस्ड है कि यहां स्प्रेड होना चाहिए तो स्प्रेड करिए, लेकिन ये स्प्रेड होने लायक नहीं है, पीरियोडिक एक्सपेंस है। सेल हुआ नहीं हुआ पीरियड में डेबिट होना मांगता है, तो कर दीजिए।
अब जैसे एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरी भी ये प्रॉब्लम है। अब डिविडेंड हम लोगों को मिलता है, अब जरा सारा डिविडेंड हम लोगों का आता है सेकेंड क्वार्टर में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मेजॉरिटी। अगर हम इस क्वार्टर में, पहला क्वार्टर में डिविडेंड 10 रुपया मिलता है मुझे, तो इस क्वार्टर में 140 रुपया मिलता है, थर्ड क्वार्टर में 20 रुपया मिलता है, फोर्थ क्वार्टर में तो 10 रुपया मिलता है। बोलिए, ये सब इंटरिम मिलता है। तो मन करता है ना कि भाई थोड़ा इधर थोड़ा उधर ठेल दें, थोड़ा को प्रीपोन कर दें, थोड़ा को पोस्टपोन कर दें, तो इवनिंग आउट हो जाएगा। इवनिंग आउट मतलब गोइंग आउट इन द इवनिंग नहीं, इवनिंग आउट। हाँ, जवाब दीजिए। ये तो मन करता नहीं मेरा, तो इसको तो बहुत मन करता मेरा, ये वाला तो। क्योंकि आप बोलते तो कि डिविडेंड एनुअल डिविडेंड है, मतलब ऐसे बोलने को बोलते भी तो है ना आप लोग, पर ये सब चीज का एग्जाम्पल देके उन्होंने बोला मत करना। अब जैसे मान लो कोई लॉस बाय फायर हो गया, मान लो फर्स्ट क्वार्टर में लॉस बाय फायर हो गया 2 लाख रुपए का, तो मन करता है ना 50-50 हजार रुपया करके बैलेंसिंग कर दें, तो हर क्वार्टर में थोड़ा सा नहीं समझे, मेरे पास तो पूरा साल है, थोड़ा बैलेंसिंग हो जाएगा काम। कोई बैड डेट का लॉस हो गया, थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। मना कर दिया भाई, मना कर दिया, बोला ना, नहीं करने का है। क्योंकि एक चीज पे अलाउ कर देंगे लोग, सब चीज पे मांगने लग जाएंगे। बोला अनलेस यू आर कन्विंस्ड कि ये खर्चा ही एनुअल टाइप का है, तब तो आप स्प्रेड करो, रेंटल को स्प्रेड करो, डेप्रीशिएशन को स्प्रेड करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीरियोडिक एक्सपेंसेस को करो। ओके, बेसिकली जिस क्वार्टर में एक्सपेंस अक्रू हो रहा है उसी में डेबिट क्रेडिट करना है। प्रीपोनमेंट और डेफरल पहले लिखना और बाद में लिखना हम लोग अलाउ नहीं करते, अनलेस यू आर कन्विंस्ड कि ये वैसा ही है जिसका डेफरल होना ही चाहिए। लिखो। अरे क्या हुआ था ना, मेरा टोटल सेल 1200 करोड़ का था और फर्स्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का सेल था। तो हम देखिए पूरे साल में 1/12 का ही सेल फर्स्ट क्वार्टर में हो रहा है, तो एक्सपेंस वाला बुक हो रहा है 1/4। एक्सपेंस देखो ना 160 है, तो 160 में एक्सपेंस 1/4 बुक हो रहा है और इनकम 1/12 बुक हो रहा है। तो मन में नहीं लगता है ठीक से इवनिंग नहीं हो रहा, ढंग से बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो लॉजिकल बात था, लेकिन लॉजिकल नहीं था। लिखो क्या लिखा, एक्सपेंस एंड इनकम should be recorded in the quarter in which they are earned oblique incurred। एक्सपेंस पहले लिखा है तो बोलना दे आर इनकर्ड ऑब्लिक अर्नड। देखो तो कौन सा लिखना पहले, एक्सपेंस एंड इनकम लिखा है तो फिर लिखना दे आर इनकर्ड ऑब्लिक अर्नड। एंड करोगे तो फिर रिस्पेक्टिवली वर्ड चिपका देना। दे शुड नॉट बी, प्रीपोन करने को बोलते एंटीसिपेटेड, पहले लिख लेना। दे शुड नॉट बी एंटीसिपेटेड और डेफर्ड, बाद में लिखने को बोलते हैं डेफर्ड, अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट टू डू सो। जल्दी से मीनिंग बताओ। हाँ, आप कन्विंस्ड हैं कि हाँ करना ही पड़ेगा, ये तो वैसा ही खर्चा है, इसको तो करना ही पड़ेगा, तो आप कर लीजिए। नहीं तो जो खर्चा जिस क्वार्टर में, जो इनकम जिस क्वार्टर में, मैंने डिविडेंड का एग्जांपल लिया,
आप समझे कि नहीं? हम लोग का सेकेंड क्वार्टर में सारा डिविडेंड इनकम आता है, जबकि इन्वेस्टमेंट तो मेरा साल भर खटता है बैलेंस शीट में। अरे इन्वेस्टमेंट तो साल भर ही है, पर कंपनियां डिक्लेयर ही तभी करती हैं, तो हम लोग को इनकम लिखने का हक भी तभी बनता है। तो बोला नहीं, आपको एंटिसिपेट भी करने नहीं देंगे। हम बोले साला कोल इंडिया तो हर साल देता है हमको 20 रुपये डिविडेंड, हमको तो मालूम 20 रुपये देगा, लिखने दे 5-5 रुपये करके 4 क्वार्टर में। नहीं, बोला डिक्लेयर होने दो, आने दो, तब लिख लेना। तो ये अच्छा पॉइंट था, मतलब पता नहीं, मतलब इसको आप लूजली लिए कि स्ट्रांगली लिए, पर जब बोले थे तो हल्का टाइप का लग रहा था, बट दिस इज गुड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन और बोलता हूं, वो लिखाएंगे नहीं, वो आ करके लिखेंगे। ठीक है, सुनिए क्या क्या एग्जैक्टली बनाना है स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक कंपैरेटिव्स। क्या बोला, फिर से बोलो। क्या क्या रिपोर्ट करना है, माने बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो नोट्स को लेकर के बोल रहे हैं, और अभी सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स का भी नोट्स बाकी है। पहले ये वाला बता दे रहे हैं कि क्या क्या बनाना है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव्स। भाई आप अगर क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देंगे तो कंपैरेटिव डेटा भी तो देंगे, नहीं तो फिर दे ही क्यों रहे हैं? बिना कंपैरेटिव के तो कोई भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं होता। तो इन्होंने बोला कंपैरेटिव तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोग बोले कैसे कंपैरेटिव देंगे बताइए। तो उन्होंने बोला देखो, जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे ना 30 जून का, 30 जून 24, पहला क्वार्टर 24-25 का, जब आप 30 जून का बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट 31 मार्च 24 का ही दीजिएगा। बैलेंस शीट 30 जून 23 का मत दीजिएगा। सर लेकिन क्यों? क्यों ये तुम सोचना, हां 2 मिनट में तुम सोच लोगे। बोला P&L जब बनाएंगे ना, तो ये वाला अप्रैल टू जून 2024 का बनेगा, ये अप्रैल टू जून 2023 का बनेगा। बोलो ना, अप्रैल टू जून 2022 का बनेगा, 24 का, और 23 का कंपेरेटिव बनेगा। कैश फ्लो जब बनाएंगे ना, कैश फ्लो, क्या बोला, कैश फ्लो जब बनाएंगे तो भी ऐसा ही बनेगा। और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स खाली एक ठो ही देना है, 2 ठो नहीं देना। समझे क्या मैंने क्या? अभी बहुत कुछ बोलेंगे इस पे, हाँ, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। समझे क्या हम क्या बोले? ये ऐसा क्यों बोला? ये 30 जून का 2023 का क्यों नहीं मांग रहा है? टाइम आराम से सोचिएगा फिर बोलिएगा। 30 जून का क्यों नहीं मांग रहा है? 30 मार्च का ही क्यों मांग रहा है? बैलेंस शीट पीरियड का नहीं होता है, पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन समझ में आता है कि अप्रैल मई जून तेरा क्वार्टर, तो पिछला बार अप्रैल मई जून में कैसा सेल आया था? बोलो हाँ। अप्रैल मई जून तेरा कैश फ्लो, तो पिछला साल अप्रैल मई जून में तेरा कैसा कैश फ्लो आया था? हम लोग को समझ में आता है कि ये पीरियड टू पीरियड बात है, पर बैलेंस शीट तो पॉइंट पॉइंट का बात होता है ना। इसका 30 जून वाला बैलेंस शीट समझ लो, बहुत दूर का डेटा है वो, उसका कोई सेंस नहीं बनता कि हम जून का बैलेंस शीट दें। मार्च से जून में क्या डेवलपमेंट हुआ वो ना देखना है यार। तो हमेशा ना कोई भी इंटरिम रिपोर्ट बनाओ, बैलेंस शीट पिछला वाला 31 मार्च का ही देना पड़ता है। क्लियर? 2 लाइन और फिर ब्रेक पे, 2 लाइन प्लीज। पीएल में, हेलो, पीएल में जब आप सेकेंड क्वार्टर में जाओगे ना, 2 पीएल बनाना पड़ेगा। मैं करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा हूं, करेंट ईयर का ही 2 पीएल बनाना होगा।
एक 3 महीना का, एक 6 महीना का। सर ये इंटरिम रिपोर्ट में करना है। हाँ, कंडेंस्ड वाले में। हाँ सर, अब फिर से बोले तो आप क्या बना रहे हो? अगर सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे ना, तो एक पीएल आपको बनाना है अगस्त सितंबर जुलाई वाला, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, और एक बनाना अप्रैल टू सितंबर। वाईटीडी पीएल भी बनाना है, क्यूमुलेटिवली ईयर टू डेट बोलते हैं उसको। वैसे ही कंपेरेटिव भी बनाना है। समझ गए? वैसे ही कंपेरेटिव भी बनाना है। पर क्या, अभी तो घबराना मत, पर कैश फ्लो जब बनाओगे ना, कैश फ्लो तो एक ही बनाना है सेकेंड क्वार्टर में, और वो वाईटीडी वाला, 6 महीने वाला। सर फिर यहां पे तो आप 3 महीना वाला बोले थे फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में भी हम वाईटीडी ही बोले थे। सर फालतू बात। फर्स्ट क्वार्टर का 3 महीना भी वाईटीडी है कि नहीं बताओ? फर्स्ट क्वार्टर का 3 महीना भी वाईटीडी है कि नहीं बताओ? तो ये हमारा स्टाइल है पढ़ाने का, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई यही है कि P&L एक रिस्पेक्टिव क्वार्टर का भी देना पड़ता है और एक वाईटीडी भी देना पड़ता है, पर कैश फ्लो सिर्फ वाईटीडी देना पड़ेगा। तो बोल के जाओ, बोल के थर्ड क्वार्टर में एकदम ढंग से, थर्ड क्वार्टर में जो पहला पीएल बनाएंगे वो कौन सा होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा। रुको ना, फर्स्ट पीएल बोलना, सेकंड, फर्स्ट पीएल में सेकंड पीएल पूछा दोगे। फर्स्ट पीएल जो बनाएंगे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा, और सेकंड पीएल जो बनाएंगे वो 9 मंथ का होगा, अप्रैल टू दिसंबर। आप लोग समझ गए मुन्ना, थैंक यू। और जो पीएल बनाएंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो वो एक ही बनेगा, अप्रैल टू दिसंबर वाला। और थर्ड क्वार्टर की बैलेंस शीट कौन से दिन की होगी? थर्ड क्वार्टर की बैलेंस शीट कौन सा डेट का होगा? ठीक से बोलो, थर्ड क्वार्टर का बैलेंस शीट, कंपेरेटिव नहीं मांगा है। थर्ड क्वार्टर का बैलेंस शीट भी तो बनाओगे, वो एज ऑन 31 दिसंबर 2024 हो, जो भी माने, लेकिन उसको कंपेरेटिव जो दोगे वो मार्च वाला ही देना है। सर ये तो अजीब सा था, ये तो बिना पढ़े तो हम लोग नहीं सकते। आंसर इज कोई सा भी पैराग्राफ बिना पढ़े कैसे सकोगे बेटा? ये तो कॉमन सेंस का तो पैराग्राफ ही नहीं है ना, कॉमन सेंस का चैप्टर ही नहीं है। स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है सर कि क्या बनाना है। क्लियर हो गया? तो मैं ऐसे बोल दूं, एक बैलेंस शीट बनाना है, 2 पीएल बनाना है, एक कैश फ्लो बनाना है, और नोट्स तो बनाना ही है, चलो सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो एक बैलेंस शीट, 2 P&L, एक कैश फ्लो, और वो करंट ईयर का भी बनाना है और प्रीवियस ईयर का ही बनाना है। नोट्स तो ऑब्वियसली बनाएंगे, नोट्स एक ही बनेगा। अगर आपका सीजनल बिजनेस है, क्या बोला? अगर आपका सीजनल बिजनेस है, जैसे मान लो आपका वुलन गारमेंट का काम है, छाता का काम है, अम्ब्रेला, बच्ची ऊपर देखो बेटा, कहां ध्यान है? पक्का सुन रहे हैं? ओके। तो अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो हर बार आपका एक सीजन वाला सीजन इंक्लूड हो जाए। ढंग से सुनना, हम अच्छा से बोलेंगे। ऐसा 12 महीना का पीएल और 12 महीना का कैश फ्लो हमको हर बार चाहिए। बोलूंगा, रुक जाओ। मतलब, फिर से सुनना, मतलब पीएल और कैश फ्लो के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपका सीजनल बिजनेस है और आप मान लो आप पहला क्वार्टर का पीएल बना रहे हो, पहला अप्रैल मई जून वाला, तो आप तो खाली अप्रैल मई जून का ही पीएल बनाओगे, 2 ठो पीएल भी नहीं बनाओगे, एक ही पीएल बनाओगे। हमको एक और चाहिए 12 महीना का जो जून में एंड करे। सर क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरा अप्रैल मई जून एकदम नॉन सीजन हो, उसमें साला कोई सेल ही नहीं आया हो,
तो एक तो कम से कम जून में जो 12 महीना का, पिछला जून से इस जून तक, अगर 12 महीना का क्वार्टर साल ले लेंगे पीएल में, तो कम से कम एक सीजन तो घुस जाएगा उसके अंदर। तो सीजनल बिजनेस को एक एक्स्ट्रा पीएल बनाना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा कैश फ्लो बनाना पड़ता है। जो पूरे 12 महीना का होता है, समझे, पूरा 12 महीना का होता है, एक्स्ट्रा वाला बोल रहा हूं खाली सीजनल बिजनेस वालों को, जो उस क्वार्टर एंड में कंप्लीट हुआ है, वो 12 महीना उस क्वार्टर एंड में जो कंप्लीट हुआ है, हम ठीक से बोल दिए, ऐसा 12 महीने का एक एक्स्ट्रा पीएल और एक एक्स्ट्रा कैश फ्लो तो हमें चाहिए सीजनल बिजनेसेस के लिए। आते 10 मिनट का ब्रेक।